हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु। आज हम यहां पर किसी कानून के बारे में जानकारी देने नहीं आए हैं। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं जो एक परिवार को टूटने से शायद बचा सकता है। शायद एक बच्चे को माँ बाप से बिछड़ने से बचा सकता है। माँ बाप से, माँ से या पिता से दूर होने से बचा सकता है। बच्चे के लिए दोनों ही अहम होते हैं और जिस समय ज़्यादातर उनसे इनमें से कोई एक बिछड़ता है वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही मासूम होते हैं। हम बात कर रहे हैं तलाक को कैसे रोका जा सकता है। देखिए, शायद मेरी इतनी उम्र नहीं है कि इस मुद्दे पर मैं इतनी गहन चर्चा करूं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में मैंने अभी तक जो समझा है और जो जाना है उसको मैं आज यहाँ आपके सामने एक छोटे से शॉर्ट्स वीडियो में रखना चाहूँगा कि क्या वास्तव में, और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या मैंने जो तरीके बताए हैं उनसे जो ये घर में अलगाव हो रहा है, जो आपस में पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, वो क्या वास्तव में कम हो सकती हैं। कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। और अच्छा या बुरा आपको अगर लगता है कि कोई बेस्ट आपके पास सजेशन है तो वो प्लीज़ दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एडवोकेट हूँ तो मेरे पास हर तरह का एक मतलब जो भी है मैं सही ही हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने सजेशन प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि मैं इसमें क्या बेहतर लोग बात कर सकते हैं ताकि मैं उसको अपने अगले वीडियो में अपलोड करूं, बताऊं कि हमारे पास ऐसे कमेंट आए थे। मैं ये भी बताऊंगा कि किसके द्वारा आए हैं, ये ज़रूर मैं बताऊंगा। आप अपना नाम ज़रूर उसमें मेंशन करिएगा क्योंकि कई आईडी में जो मेरे पास कॉल्स आते हैं या जो भी होता है उनकी आईडीज अजीब प्रकार से बनी होती हैं, नंबर्स में बने होते हैं, या जैसे मेरे है आस्क वकील गुरु, तो उसमें हमें नाम नहीं पता होता है। तो आप नाम ज़रूर अपना उसमें कमेंट में लिखिएगा और ये बताइएगा कि इसमें हम लोग क्या बेहतर कर सकते थे, या जो मैंने बताया है कि वास्तव में ये बेहतर है या नहीं, या आपके साथ अगर कोई ऐसी समस्या है तो हो सके तो आप सजेशन ज़रूर लीजिएगा कि आप कैसे उसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको अपनी आपस में बातचीत बंद नहीं करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए, हस्बैंड जो पति पत्नी होते हैं ना, उनके अलावा हमें कोई नहीं हमें बता सकता है कि हमें किस तरह रहना है, हमारे बीच में क्या बेहतर होना चाहिए। ये हमें दोनों को ही डिसाइड करना होता है। पति पत्नी उन दोनों को ही ये डिसाइड करना होता है कि उनके बीच में क्या गलत हो रहा है। और ये कब संभव है? जब वो आपस में शांति से बातचीत करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे, जो आपका बेटा है या आपकी बेटी है, उसके रिश्तों में दरार आ रही है, तो आपको भी ये कोशिश करनी है कि उनकी काउंसलिंग जरूर करें और किसी अच्छे वकील से उसकी काउंसलिंग जरूर करवाएं। हमारे पास कुछ काउंसलिंग के मैटर्स आते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं और उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि 95% ऐसा कई बार चांस हो जाता है कि उन लोगों के रिश्ते दोबारा जुड़ जाते हैं। क्योंकि जो ये तलाक के मुद्दे पहुँचते हैं, मैंने अभी तक जो समझा है, बहुत ही छोटे मुद्दे होते हैं। मीन्स उनका कोई अहमियत नहीं होती है कि वास्तव में ये बहुत बड़े मतलब होते हैं। और उनमें जो एक मैंने पॉइंट नोटिस किया वो ये है कि वो बातें एक दूसरे से बैठ के हमने क्लियर नहीं की हैं। हमने उनको एक दूसरे से साझा नहीं किया कि वास्तव में ऐसा है। एक बार इसको जरूर एक बार सोचें। मैं पहला पॉइंट में बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपस में बातचीत बंद ना करें। बिल्कुल भी अपनी आपस में बातचीत बंद ना करें, बैठ के बातचीत करते रहें, उस मैटर पर जरूर चर्चा करें। दूसरा पॉइंट है, अकेले में सारी बातों को एक बार जरूर दोहराएं कि जो ये मैटर, जो लड़ाई हुई है, वास्तव में इसकी गलती किसकी थी। देखिए, अकेले में कोई ईगो नहीं आता है, ये एकदम हकीकत है। हम अकेले में अपनी गलती रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमने वास्तव में क्या गलती की है। तो अकेले में अपनी बात को या आपने जो कहा है
उसको ईमानदारी से ज़रूर रियलाइज़ करें, दोहराएं कि क्या वास्तव में मैंने ये गलती की है। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो ये बात ये मुद्दा यहाँ तक नहीं पहुँचता। तीसरी बात है, हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नहीं होता है, हमारी भी आपस में लड़ाई होती है लेकिन लड़ाइयाँ इतनी नहीं पहुंचनी चाहिए कि हम कोर्ट तक पहुंच जाएं। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी थाने पहुंच जाते हैं या फिर कोर्ट पहुंच जाते हैं। देखिए, कोर्ट में जब हम लोग बैठते हैं ना, तो हम लोग कमाने बैठते हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत की हुई होती है, तो हमें केस चाहिए होता है। तो बहुत सारे ऐसे वकील हैं, हम लोग भी ऐसे, मेरे जो गुरु जी हैं वो भी श्री अजय बिहारी वाजपेयी जी मेरे गुरु हैं। तो वो तो सबसे पहले उन्होंने हमें यही सिखाया है कि हमें सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इनका घर ना टूटे। तो वो भले लड़के की साइड से भी हों या लड़की के साइड से भी हों, लेकिन वो दोनों पार्टियों को बैठाने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि लड़ाई में आपका घाटा है। जरूरी नहीं है कि आप दूसरी शादी करेंगे तो आपको एक अच्छा पति या अच्छी पत्नी ही मिलेगी। ये बहुत ही सही बात वो बोलते हैं, इसलिए इस पर ज़रूर विचार करें और कोशिश करें कि कोर्ट तक ना पहुँचें। एक बार अच्छे वकील के माध्यम से या हम लोगों के पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप काउंसलिंग ज़रूर अपनी करें, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अपनी काउंसलिंग, या आपके परिवार में आपके बच्चों के साथ अगर ऐसी कोई घटना प्रिय हो रही है तो एक बार काउंसलिंग ज़रूर करवाएं उनकी। हो सकता है उससे रिश्ते सुधर जाएं या किसी की गलती है तो वो सही हो जाए। चौथी बात, कभी भी हमें, ये गार्जियंस के लिए है, कभी भी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अगर आप लड़के वाले हैं तो आपकी बहू ने ही गलती की होगी, या आप लड़की वाले हैं तो मेरे दामाद ने ही गलती की। सबसे ज़्यादा जो रिश्ते टूटते हैं वो शायद यही एक कारण होता है कि हम बिना सोचे समझे अपनों का सपोर्ट, मतलब जिनको हम अपना मानते हैं, मैं अपनी बेटी का सपोर्ट करूँगा, या मैं लड़का वाला हूँ तो मैं अपने बेटे का सपोर्ट करूँगा। ये आप सपोर्ट करिए, लेकिन दोनों आपके ही हैं। अगर उनका घर टूटेगा तो आपका भी नुकसान हो रहा है, आप भी दुखी रहेंगे, और हो सकता है उनकी जब दोबारा शादी हो तो वो इससे भी ज़्यादा बुरी हो, इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में वो पहुंच जाए। इसलिए तुरंत ये डिसीजन ना लें कि हमें जाके कोर्ट में केस फाइल करना है। मेरे पास 1-2 केस आए हैं, उन्होंने मुझसे स्पष्ट बोला है कि अब हम उनको, मतलब ये दंड देना चाहते हैं, सज़ा देना चाहते हैं, या हम उनको बताना चाहते हैं कि हम भी कमज़ोर नहीं हैं, या फिर हम उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने गलती की है। या मतलब मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन क्या है ये, मतलब आप किसको आप दंड देना चाहते हो, किसको आप एहसास कराना चाहते हो, किसको आप रियलाइज़ कराना चाहते हो कि आपने गलती की है? अरे वो आपस में करवा लेंगे एक दूसरे के रियलाइज़, हम लोग भी कराते हैं, लड़ते हैं आपस में, एहसास कराते हैं बार बार कि तूने गलती की है, लेकिन लिमिटेशन होनी चाहिए। लड़ाई से ही प्यार बढ़ता है, लेकिन लड़ाई को हमें कोर्ट कचहरी थाने नहीं ले जाना चाहिए। ज़्यादा हो रहा है, दोनों पक्ष आपस में बैठ लो, शांतिपूर्ण समझौते से, चाय पीते पीते आराम से बातें करो कि भाई आप अपनी बेटी के पास बैठ लो या आप अपने बेटे के पास बैठ लो, और एक दूसरे के पास बैठ लो और पूछो उनसे कि वास्तव में क्या हुई। अपोजिट में फिर बैठो और शांति से पूछो कि हाँ भाई तेरे साथ क्या गलत हुआ है, मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने क्या आपके साथ गलत किया है, बताओ। फिर आप भी अकेले में एक बार सोचो, डिसाइड करो कि क्या वास्तव में ऐसी गलती हुई है। देखिए, जो रिश्ते होते हैं ना, ये आपको बहुत बड़ी प्रोसेस लग रही होगी कि यार इतना लंबा प्रोसेस यार कौन करता है, लेकिन रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं और ये कोई मजाक नहीं होता, ये ज़िंदगी भर के रिश्ते होते हैं। आपकी जो बहू आएगी या आपका जो दामाद होगा, वो आपकी ज़िंदगी भर आपकी बेटी की साथ रहेगा, उसकी देखभाल करेगा, या आपकी जो बहू होगी वो आपकी देखभाल करेगी, आपके साथ रहेगी, या आपकी जो भाभी होगी वो आपके साथ रहेगी, आपकी देखभाल करेगी, आपसे रिश्ते चलाएगी, आपका उससे रिश्ता चलेगा, एक दूसरे से हम जुड़े। छोटी छोटी बातों पर हमें कोई ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो किसी को जब बहुत ज़्यादा दुख देते जाते हैं। और चलिए ठीक है, गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन उनका डिसीज़न
जो हम लोग ले लेते हैं कि हमें सीधा कोर्ट जाना है और हमें डिवोर्स लेना है, या हमें लड़की ये सोचने लगती है कि हमें तो मेंटेनेंस मिल जाएगा या हम मेंटेनेंस। देखिए हमारे पास जो केस चल रहे हैं डाइवोर्स के, उसमें कई केस ऐसे हैं जिनमें 7-7 8-8 साल हो गए हैं, हम लड़के पक्ष से हैं और हमने अभी तक लड़की वालों को एक पैसा भी मंथली नहीं दिया है। तो दोनों साइड वकील ही होते हैं, आप ये सोच के रखिए। अगर लड़के के साइड का अच्छा सा वकील है तो वो आपको पैसे इतनी जल्दी नहीं देने देगा, या लड़की के साइड का अच्छा वकील है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे पैसे ले, हो सकता बहुत ज़्यादा आपसे पैसे ले ले या बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर दे। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, दोनों साइड वकील ही हैं, दोनों कमाने के लिए हैं। बहुत ही कम अच्छे वकील होते हैं जो चाहते हैं कि हम रिश्ते जोड़ दें। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये पेशा है। दुकानदार क्यों चाहेगा कि वो अपना घाटा करवाए? आप बताइए, वो यहाँ पूरे दिन बैठे हैं, वो क्यों चाहेंगे कि वो घाटा कराएं? उनका काम है भाई। वो समझते हैं कि अगर आप साथ रहना चाहते तो आप पहले ही साथ रहते, आप इस तरह से लड़ाई झगड़े करके कोर्ट तक नहीं पहुँचते। और कोर्ट भी ये मौका देती है, वकील भी ये मौका देता है। शायद आप समझ नहीं पाते हैं, वकील भी, हर वकील ये बोलता होगा, हर वकील ये आपसे बोलता होगा कि देख लो आपस में अगर बन जाए तो बना लो, लड़ाई झगड़े ख़त्म करो, है ना, आराम से साथ में रहो, अगर कहीं चांस है तो साथ में रहो, कोशिश करो। और कोर्ट भी एकदम तलाक नहीं देती है, पहले मेडिएशन में भेजती है, वो भी काउंसलिंग आपकी करवाती है, मेडिएशन में भेजती है, समझौता कराने की कोशिश करती है, 2 महीने 3 महीने पूरी कोशिश रहती है उसकी कि आपका घर बस जाए, दोबारा आप दोबारा से अच्छे से रहो। लेकिन जब कोर्ट में एक बार बात पहुंच जाती है ना, तो नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ कोर्ट कचहरी और थाने जाने से पहले आपस में ज़रूर बैठें और अच्छे से किसी से वकील से काउंसलिंग ज़रूर करें। काउंसलिंग एक ऐसा जरिया होता है, उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। किसी भी परिवार में, किसी भी एक पति पत्नी के रिश्ते में ही नहीं, किसी भी रिश्ते में अगर हम या कोई भी अगर हमारे पास समस्या है, अगर हम बैठ के काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग की फ़ीस होती है नो डाउट, लेकिन वो फीस मेरे हिसाब से कोई कितना भी बड़ा वकील होगा उसकी कितनी भी ज़्यादा फीस होगी, वो फीस आपकी लाइफ से या आपके परिवार की खुशी से ज़्यादा नहीं है। वो बहुत छोटी फीस है, वो फीस लेगा। अच्छा वकील है तो वो फीस तो लेगा ही, हो सकता है उसकी ज़्यादा फीस हो, लेकिन आप काउंसलिंग ज़रूर कराएं। काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके साथ या आपके रिश्तों में ऐसा लग रहा है कि अब आप साथ नहीं रह पाएंगे और आप ऐसा विचार कर रहे हैं, तो एक बार काउंसलिंग ज़रूर कराएं। और प्लीज़ यार, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका मुंह तो कम से कम देखिए। आप जब एक जगह नहीं निभा पा रहे हैं तो आप दूसरे के साथ कैसे निभा सकते हैं, ये भी सोचिए। मैं मानता हूँ कि कमी होती है, कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है जो एक ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें एक दूसरे का साथ छोड़ना है, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन होता है और ये लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए कि हमें एक दूसरे का साथ छोड़ना है। अदरवाइज़ हमें काउंसलिंग के थ्रू ये ज़रूर डिसाइड करना चाहिए कि हम साथ रह सकते हैं, और अकेले में ज़रूर विचार करना चाहिए काउंसलिंग के बाद। काउंसलर आपको अच्छे से अच्छे आपको पॉइंट्स ज़रूर बताएगा, या आपकी जो गलतियाँ हैं वो आपको दोनों को साथ बैठा के भी आपकी काउंसलिंग करता है, अलग अलग भी काउंसलिंग करता है। इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आप शांति से, सबसे बड़ी बात होती है जब आप फैमिली के साथ बैठते हैं तो बहुत अग्रेसिव होकर आप बात करते हैं, लेकिन जब आपके काउंसलर के सामने आप बैठेंगे तो आप बहुत शांति से और कायदे से आप बात करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप शांति से अपना पक्ष रखें। अपनी काउंसलिंग प्लीज़ ज़रूर करवाइए। रिश्ते तोड़ने से पहले अपनी काउंसलिंग को ज़रूर अहमियत दीजिए। फीस की बिल्कुल भी आप वो मत करिए। अगर आपके पास फीस नहीं है या आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, अर्थव्यवस्था आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल मुझसे निसंकोच आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी बात सुनेंगे, आपको दोनों पक्षों को बैठा लेंगे, लेकिन काउंसलिंग ज़रूर कराएं। और वकील बुरे नहीं होते हैं, सारे वकील बुरे नहीं होते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका घर टूटे या आपको समस्याएं हों, लेकिन जब आप ही वहाँ पहुँच जाते हैं उस स्टेज पर, तो वहाँ से लौटना असंभव हो जाता है, कोर्ट से वापस आना असंभव हो जाता है। 95% तो मैं देखता हूँ कि
डाइवोर्स ही होता है। उससे बेहतर है कि एक बार काउंसलिंग कर लें। 7-8 साल 10 साल रगड़ने से अच्छा है कि हो सकता है 1 महीने की काउंसलिंग में हम दोबारा साथ रहने लायक हो जाए। थैंक यू। कमेंट जरूर करिएगा और अपने सजेशन हमें भेजते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।